Hello and welcome again to our session for JNCI certification. So I have uploaded two videos already. दो वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं. अब हमारा तीसरा जो वीडियो है वो हम चालू करने वाले हैं. ऑलराइट. तो हमने लास्ट सेशन में मॉड्यूल 1 का जस्ट स्टार्ट ओवरव्यू किया हुआ था. राइट. तो अब हम चलते हैं उसके आगे, ओवरव्यू से आगे. एंड यस, तो सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट क्या है डिफरेंस iOS और जूनोस के अंदर में. ऑलराइट. और ये जो सेशन है या ये जो सर्टिफिकेशन है ये CCNA वालों के लिए जल्द से जल्द JNCI बनने के लिए बनाया गया है वीडियो है. ठीक है. ये सर्टिफिकेशन ऐसा ही है कि एग्जिस्टिंग जो CCNA है उनको दे कैन गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम JNCI बिकॉज इट इज इजी. अगर कोई आप नए हो तो, अगर आप नए हो और आपको नेटवर्किंग के बारे में कुछ नहीं पता तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अचीव JNCI. ओके. तो इस इस मॉड्यूल के अंदर, पहले मॉड्यूल के दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि क्या 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 है और क्या चीज हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. ये भी हम जानेंगे. क्या क्या है वो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आप काम करने जाओगे तो सिर्फ सर्टिफिकेशन से काम नहीं होगा. आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए. ऑलराइट. तो जो ये टॉपिक है इसके अंदर में क्या है, यूजर इंटरफेस, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटिंग, पॉलिसी, एक्सपीरियंस, नेट फंडामेंटल और प्रोटोकॉल थ्योरीज, RFC एक्सेट्रा. ये सब चीजें हैं. ओके. तो हम इसमें जानेंगे ओरिजिनल एंड एवोल्यूशन ऑफ जूनोस. तो जूनोस बेसिकली क्या है कि कुछ सिस्को के ही गुड इंजीनियरों ने मिलके एक कंपनी बनाई जिसका नाम जूनिपर दिया. और देन इनिशियल स्टेज में काफी साल तक, 5-10 साल तक तो ये बहुत एग्रेसिव थे. लाइक इनके अगर आप पुराने वीडियोस और पुराने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी देखोगे तो उसके अंदर में काफी सारे जोक्स उन्होंने सिस्को के ऊपर मारे हुए. बट वंस द CEO चेंज्ड, उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा नॉर्मल स्टांस लेना चालू किया. राइट. तो होता है भी ऐसे ही है कि क्या है, जब बचपना रहता है तो आदमी काफी चंचल रहता है और जब थोड़ा उम्र दराज हो जाता है, काफी मध्यम मार्केट में हो जाता है तो फिर वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है. तो मैच्योरिटी आई, उसके बाद में उन्होंने ये सब चीजें बंद की. लेकिन इस कहानी को बताने का एक उद्देश्य मेरा कि इससे आपको समझ में आएगा कि बेसिकली दे आर द सेम पीपल. बट उन्होंने क्या किया, जो शॉर्ट कमिंग्स थी सिस्को के अंदर में, जो जो अजीब चीजें थी जो उनको पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उसको छोड़ने के बाद में उसको एनहांस किया. और वही एक रीजन था उनका एक्चुअली देखा जाए तो. द रीजन वाज कि दे चैलेंज देमसेल्फ. और वो सिस्को से बाहर आके जूनिपर कंपनी बनाई और उन्होंने, और इट इज बेसिकली ए वेरी गुड कंपनी. मतलब एक तरह से देखा जाए तो सिस्को जो है वो एक क्या बोलना चाहिए, मैक्सिमम मार्केट शेयर होल्डिंग कंपनी है अपने पोर्टफोलियो में. और उनका पोर्टफोलियो भी कोई छोटा मोटा नहीं कि 4 प्रकार की डिवाइस है. लाइक 1990s 1970 से एक तरफा बादशाह रहा है. 80-90% उनका स्टेक रहा है मार्केट के अंदर में. राइट. लेकिन जब जूनिपर बाहर आया तो उसने सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर में काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर के प्रोडक्ट्स बनाए और काफी सक्सेसफुल हुआ वो. तो कहानी इस तरह से थी. ऑलराइट. देन व्हाट दे इम्प्लीमेंटेड वाज अ लर्निंग फ्रॉम सिस्को. तो जो चीज उनको लगता था कि बेहतर होनी चाहिए, जैसे कि सिस्को के अंदर में होता था मोनोलिथिकल सॉफ्टवेयर. मोनोलिथिकल मतलब क्या होता था कि एक ही OS रहेगा, सेम एज विंडोज. ठीक है. एक ही विंडोज जैसा रहेगा. तो विंडोज कैसा होता था, ब्लू स्क्रीन का इशू देखा होगा आपने विंडोज के अंदर में, कि विंडोज बोलते थे जिसको कि विंडोज बैठ जाता है. ऑलराइट.
बैठ जाता है, मतलब वो हैंग हो जाता है। अगर उसकी कोई एक प्रोसेस है, कोई एक प्रोसेस की है जिसमें कोई बग आ गया, कोई इश्यू आ गया, कोई गड़बड़ी हुई है, तो क्या होता था कि पूरा का पूरा विंडोज जो है वो हैंग हो जाता था और फिर वापस से रीलोड करना पड़ता था, फिर उसको बंद करके चालू करना पड़ता था पीसी को। ये मोनोलिथिकल ओएस की प्रॉब्लम होती है। मतलब उसमें क्या होता है कि सभी कुछ कर्नल के साथ में इंटीग्रेटेड होता है, एक ही इमेज होती है और वो पूरी तरह से या तो चल रही होती या पूरी तरह से बैठ गई होती, डाउन हो गए होते। तो ये कॉन्सेप्ट जो है सेम सिस्को ने एक्सेप्ट बनाया हुआ था, लेकिन इसका फायदा क्या है कि कोड्स आर ऑलवेज हिडन, ओपन सोर्स काइंड ऑफ कुछ नहीं रहता है इसके अंदर में। और क्या होता है कि आर्किटेक्चर पूरा हिडन रहता है। तो एक हमने हम ये समझो कि सभी प्रकार के हमने छोटे छोटे जो प्रोसेसर है उनको मिलाया और उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया पूरी तरह से, और फिर क्या किया, उसको खोलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया। तो क्या हो गया कि वो बॉक्स के अंदर में कुछ चेंजेस करने के लिए किसी के पास में कुछ वो नहीं है, ताकत नहीं, राइट। उसका विपरीत जैसा है यूनिक्स लिनक्स से, तो ये क्या है, मल्टीपल प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और सारे के सारे जो है अलग अलग मेमोरी स्पेस के अंदर में रन हो रहे होते हैं। तो यदि कोई एक प्रोसेस अगर रन होनी बंद हुई, तो क्या होगा कि वो प्रोसेस जो है हम वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए पूरी की पूरी मशीन को डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक उनका बहुत बढ़िया सोचा गया एक कॉन्सेप्ट था, जिसके कारण मार्केट में काफी साल तक के मतलब अनबीटेबल रहे। ओके। और उसी ने उन्हीं इन्हीं अप्रोचों के कारण जूनिपर कम से कम 10% 8% मार्केट शेयर वर्ल्ड का ले पाए। अदरवाइज ऐसे पचासों या 100 वेंडर आए और गए, कोई अ, इतना बड़ा वेंडर बन के खड़ा नहीं हुआ। ऑलराइट। तो जो बात मैं आपको बता रहा था वो ये है, यहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया उस चीज का। तो उन्होंने बेसिकली आपके एक राउटर को या स्विच को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जिसको कहते हैं हम कंट्रोल प्लेन, और दूसरा बोलते हैं जिसको हम फॉरवर्डिंग प्लेन। तो एक हिस्से को, एक डिब्बे को दो हिस्से में बांटा, एक बनाया कंट्रोल प्लेन और दूसरा बनाया फॉरवर्डिंग प्लेन। तो कंट्रोल प्लेन का काम क्या था कि सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना। तो सारी प्रोसेसेस जो है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो उसके अंदर रन होगी। अभी देखिए, जैसे कि राउटर इज नथिंग बट ए x86 कंप्यूटर। सारे सारे हमारे कंप्यूटर जो है वो x86 पे बेस्ड होते हैं, राइट। इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा x86। तो प्रोसेसर जो है वो कोई बहुत ज्यादा, उसके अंदर में जो उसका बेस मॉडल है उसमें आज भी कितने साल हो गए हैं इसको, 50 साल या मेरे ख्याल से 100 साल हो गए होंगे। बस x86 पता नहीं 86 में बना था आई बिलीव। तो ये प्रोसेसर जो है अब तक भी आपके सिस्टम का हिस्सा है और सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके। तो ये बेसिकली जैसे मैंने बताया आपको, एक सर्वर सर्वर से अलग या एक कंप्यूटर से अलग कुछ भी नहीं है राउटर पे, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, ये x86 प्रोसेसर फाइल एचडी और रैम वगैरह का फिजिकल डिवाइस हो गया, उसके ऊपर में रन होता है कर्नल, जो कि आजकल आप हाइपरवाइजर भी बोलते हो अगर वीएम की भाषा में चले जाओ, या दूसरी वर्चुअलाइजेशन वाले नेटवर्क में आ जाओ तो हाइपरवाइजर। तो ये कर्नल, और के कर्नल के ऊपर में फिर बाकी सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो कंट्रोल प्लेन के अंदर रन होगी। ठीक। तो कंट्रोल प्लेन के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस है, चाहे ये कंट्रोल प्लेन वाले हिस्से को, पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, राउटिंग इंजन। तो राउटिंग से रिलेटेड सारा हिस्सा जो है ये अपर भाग, अपर पोर्शन हो गया। लोअर पोर्शन जो हो गया फॉरवर्डिंग से रिलेटेड, एफ पे लिखा है फॉरवर्डिंग प्लेन, कंट्रोल प्लेन, फॉरवर्डिंग प्लेन। फॉरवर्डिंग प्लेन का काम क्या है, ट्रैफिक को इधर से उधर, उधर से इधर फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो इसकी जो इसकी जो जनरेशन है गई है, उसके कई बहुत डेप्थ इन डेप्थ मैकेनिज्म है जो कि सिस्को के ऊपर चल चुके हैं। कैशिंग,
तो सेफ फॉरवर्डिंग, तो ये वो बहुत सारी चीजें हुई, बहुत उस कई साल के अंदर में ये चीज आके इन्होंने पहले बनाई, फॉरवर्डिंग इंजन को इन्हें अलग कर दिया। ठीक है, इसका काम क्या रखा, ओनली फॉरवर्ड पैकेट, मतलब ट्रैफिक को लाने ले जाने का काम जो है, मैक्सिमम काम वो हैंडल करेगा ये वाला प्लेन। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ब्रेन है, इसको हम ब्रेन भी कहते हैं, आरई को ब्रेन भी कहते हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू को ब्रेन कहते हैं, वैसे राउटिंग इंजन को ब्रेन कहते हैं हमारे राउटर फायरवॉल के अंदर में, नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर में। तो ये वाले प्लेन के अंदर में सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस रन होगी, और ईएफई का काम है, मूलतः काम है, 90-95% काम है, FT1 से आए वाले पैकेट को, FT1 से आए वाले पैकेट को FT0 की तरफ, अगर वो जो जीरो की तरफ से उसका डेस्टिनेशन है, तो उस तरफ पे भिजवा देना, उधर से आए वाले ट्रैफिक को इस रास्ते, मतलब बाई पास कर देना ट्रैफिक को। ओके, तो कोई भी ट्रैफिक जो खुद के लिए नहीं हो स्पेशली, अब और हम आगे देखते हैं, तो जो खुद के लिए नहीं हो, खुद के लिए मतलब अपने आप के लिए, मेरे लिए या आरए के लिए, ऐसा ट्रैफिक, और जो एक्सेप्शन ट्रैफिक ना हो, तो उन सारे ट्रैफिकों को क्या करेगा, वो अपने ही लेवल पर फॉरवर्ड करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, फॉरवर्डिंग प्लेन रखा हुआ है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आरई के ऊपर में कोई वजन नहीं पड़ेगा, तो राउटिंग इंजन जो है वो पूरी तरह से अपना काम करेगा, और उसके ऊपर कोई फॉरवर्डिंग का जो प्रेशर है वो नहीं आएगा। ठीक है, देन थर्ड जो है इसके अंदर में टॉपिक, थर्ड चैप्टर जो है उसके अंदर में जूनोस प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर, आरई एंड पीएफई हार्डवेयर, इसके बारे में बताते हैं। तो वो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ये हार्डवेयर है, इसका इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आरई और एफ पीएफई। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज क्या हो सकती है राउटर के अंदर में, फिल्टर्स हो सकते हैं, फैन हो सकता है, स्क्रू हो सकता है, चैसी हो सकता है, ये सब चीजें जो है भी हैं जो कि राउटर के अंदर होती है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आरई और पीएफई। राइट, तो अब हम उसके आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं। तो आर्किटेक्चर कैसा है, जैसे कि हमने पहले अभी समझा, इसके पहले हमने यही समझा कि आर्किटेक्चर कैसा है। तो जूनोस का आरई का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरह से है, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम, एसएनएमपी। ओके, तो ये जो ऊपर के जो हिस्से हैं, एसएनएमपी, यूजर का सीएलआई, इंटरफेस प्रोसेसिंग, राउटिंग प्रोसेसिंग, चैसी प्रोसेसिंग, राउटिंग टेबल, ये जो है, ये पोर्शन जो है, ये सारा का सारा आपका आपका जूनोस के आरपीटी को करना होता है। आरपीटी क्या करता है, आरपीटी इट्स फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस इन राउटिंग, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, handles routing protocol like BGP, OSPF and ISIS. Core functionality, the RPT handle all routing protocol operation including BGP, OSPF and RIP। तो जो आरई का सेक्शन है वो, उसके अंदर सारे राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहे होते हैं। राउटिंग टेबल का मेंटेनेंस मैनेजमेंट करता है, मतलब राउटिंग टेबल बनाता है। तो राउटिंग, हमने आरई राउटिंग इंजन नाम रखा ही उसका, तो उसका काम क्या है, बनाएगा ये, इट मेंटेन द राउटिंग टेबल एंड एंश्योर दे आर अपडेटेड विद द लेटेस्ट राउटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये देखो दोनों चीज रिलेटेड है। अभी राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को डायनेमिकली शेयर करते हैं। तो शेयर करने के बाद में उसके ऊपर में जो एनालिसिस होगी, और उसके बाद में जो उसका रिजल्ट निकलेगा, वो काम कौन करेगा, वो करेगा राउटिंग इंजन। ओके, प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन का काम क्या हुआ, द आरपीटी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग विद अदर राउट टू एक्सचेंज द राउटिंग इन्फॉर्मेशन एंड मेक राउटिंग। तो ये सब काम करने के लिए प्रोटोकॉल का कम्युनिकेशन भी होगा, है ना। तो आपका ओएसपीएफ जो R1 पे रन कर रहा है, और ओएसपीएफ जो R2 पे रन कर रहा है, वो दोनों ओएसपीएफ आपस में बात कर रहे हैं
दोनों डब्बे के अंदर में इनकी कम्युनिकेशन हो रही है, तो कम्युनिकेशन RE दिमाग वाले हिस्से में हो रही है। ओके, memory spacing each domain including RPD operating in its own protected memory space controlled by the अच्छा सिस्को के जो ओरिजिनल iOS था उसके अंदर में ये डिवीजन नहीं था, तो जूनिपर के अंदर में लेकिन डिवीजन है, तो अपने मेमोरी स्पेस के अंदर ही रन करेंगे। अब हम देखते हैं PFE का। आई बिलीव RDP RPD का समझ में आ गया होगा सब कुछ, राइट? RPD डोमेन जो है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, PFE। PFE पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन, ठीक है। तो इसका काम, अब कंपैरिजन के लिए हमने ऊपर ये देखो, ये जो पिक्चर है काफी कुछ रिलेट कर रहा है चीजों को। तो कर्नल के उस पार नॉर्थ बाउंड ले लें, ये शब्द बाद में कभी किसी किसी टेक्नोलॉजी में आपको काम आएगा। तो नॉर्थ बाउंड पोर्शन में जो चित्र बने हुए हैं वो कंट्रोल प्लेन की चीजों के ऊपर में काम करते हैं, जैसे कि चैसी का कंट्रोल, चैसी के अंदर में कोई अलार्म है, कोई इश्यूज है, कोई दिक्कत है, वो यहाँ पर मेंटेन होती है। राउटिंग प्रोटोकॉल की सारी चीजें यहाँ मेंटेन होती है। इंटरफेस, फायरवॉल मैनेजमेंट एक्सेट्रा के ऊपर में ही अगर कोई चीज लग रही है, नेटिंग, VPN, फायरवॉल, ALG एक्सेट्रा एक्सेट्रा अगर कुछ भी लग रहा है तो वो यहाँ पर ही होगा। ओके, फॉरवर्ड प्लेन का काम है ज्यादातर केस के अंदर में सिर्फ पैकेट को अपने एक एफपीसी से लेके दूसरे एफपीसी के द्वारा उसको सोर्स से आए हुए पैकेट को डेस्टिनेशन पे भिजवाना। ये वो करता कैसे है? तो जो राउटिंग इंजन में राउटिंग प्रोटोकॉल ने बनाया वाला राउटिंग टेबल है, उसकी फर्स्ट कॉपी बोल लो आप, वो PFE को देता है, जिसे वो फॉरवर्डिंग टेबल भी कहते हैं। तो उस फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि अगर अगर इंटरफेस नंबर 1 से कुछ ट्रैफिक आया और डेस्टिनेशन XYZ के लिए है, तो उसे किस इंटरफेस के थ्रू बाहर भिजवाना है। तो ये काम वो करता है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम टेक्निकली पॉइंट वाइज देख लेते हैं क्या करता है PFE। डिटेल द domain related to the demons related to the PFE. PFE, their role in packet forwarding and traffic management. PFE handle the data plane forwarding packet based on the routing table. PFE कंट्रोल प्लेन का ये देखो एक चित्र और आया हमारे पास में, इसमें क्या है, ऊपर जब आप देखोगे तो राउटिंग टेबल बनाएगा, राउटिंग प्रोटोकॉल, फॉरवर्डिंग टेबल, इंटरफेस प्रोसेस, CLI, चैसी प्रोसेस, ये सारी ऊपर रन हो रही है। उसी का रिफ्लेक्शन है नीचे में, फॉरवर्डिंग टेबल आएगा कर्नल के थ्रू, इंटरफेस प्रोसेस एंड ASCII, चैसी, माइक्रो कर्नल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, फिर एक और पिक्चर हमने ली है। इस पिक्चर में देखो ये इतने बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग के अंदर बैठे रहे कि ये यही काम करता है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से एक ना एक आएगा आपके एग्जाम में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ASCII जो है वो इसके अंदर में है, चैसी प्रोसेस, इंटरफेस प्रोसेस, फॉरवर्डिंग टेबल, इतनी चीज PFE प्रोसेस के अंतर्गत आती है। सेंट्रल रोल, द PFE इज क्रूशियल फॉर डाटा पैकेट फॉरवर्डिंग थ्रू द राउटर। राउटर से पैकेट को भेजने ले जाने के लिए कंपोनेंट, इसके अंदर कंपोनेंट क्या 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 है, इट इंक्लूड ASCII लाइक द इंटरनेट प्रोसेसर ASCII, मैनेजर ASCII, ASIC एंड पिक IO मैनेजर ASIC, integrated circuit. Okay, functionality, the PFE perform longest match lookup for the destination address and handle packet forwarding decision. तो क्या करेगा PFE का मूलतः काम ये है कि वो पैकेट के ऊपर में जो डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हुआ है उसको वो सर्च करेगा, मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट मैच जो रहता है अक्सर, ये आपको पता होगा, लॉन्गेस्ट मैच के बेसिस पर जो बेस्ट उसको दिखेगा उसके ऊपर में उसको ट्रैफिक को भिजवा देगा। और क्या हैंडल करता है ये, इसका भी सवाल बनता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, अगर कोई एक्सेप्शन पैकेट आया तो उसको भी हैंडल करता है। If the PFE does not have a route to the destination, it drop the packet and send an ICMP destination reachable notification. तो यदि किसी राउट के लिए PFE के पास फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर में कोई रास्ता नहीं है,
तो वो उस पैकेट को ड्रॉप करेगा और जिसने यह पैकेट उसको भेजा है उसको आईसीएमपी डेस्टिनेशन अनरीचेबल नोटिफिकेशन भेज देगा, जिससे सोर्स को पता चल जाएगा कि वो डेस्टिनेशन तक इस राउटर के द्वारा रीच नहीं कर सकता। ठीक है, राइट। देन देन कम्स दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इसके अंदर में से एक ना एक प्रश्न होगा और इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि कैसे पीएफई क्या करता है। डिफरेंट बिटवीन ट्रांजिट एंड लोकल ट्रैफिक, डेफिनेशन एंड हैंडलिंग, डेफिनेशन एंड हैंडलिंग की डिस्टिंक्शन एंड एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट। तो बुलेट पॉइंट थे उसके ऊपर में। तो ये 3 प्रकार के पैकेट होता है। ट्रांजिट आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि जो पैकेट स्वयं राउटर के लिए नहीं रहता है उसे ट्रांजिट ट्रैफिक बोलते हैं। मतलब जैसे कि पोस्टमैन का काम है, पोस्टमैन किसी चिट्ठी को खुद नहीं रखता है, लेकिन हो सकता है कि कोई ना एक चिट्ठी उसकी भी पहचान वाले, उसके भी रिश्तेदार को भी भेज दे। तो जब उसके लिए खुद के लिए आती है तो उसको बोलते हैं हम लोकल ट्रैफिक। लेकिन जब वो दूसरों के लिए चिट्ठी बांटने का काम करता है तो उसको क्या हम बोलते हैं, ट्रांजिट, राइट। जैसे एक शहर से दूसरे शहर माल जा रहा है, तो बीच में अगर कोई दूसरा शहर पड़ता है तो उन शहर के लिए माल क्या हुआ, ट्रांजिट हुआ। ओके, तो ये वो शहर का कोई भी व्यक्ति उसको रख नहीं सकता, उसको डेस्टिनेशन तक भिजवाना है। तो ये 2 प्रकार के हुए। और एक हो गया आखिरी एक्सेप्शन, मतलब कुछ अलग ही ट्रैफिक जो ना ना तो लोकल के लिए थे, ना ही ट्रांजिट के लिए थे, तो वो तीसरे प्रकार के होगा। तो पीएफई का पीएफई किस तरह से ट्रांजिट ट्रैफिक को हैंडल करता है वो देख लो। ट्रांजिट ट्रैफिक को क्या करेगा, ट्रांजिट ट्रैफिक इज फॉरवर्डेड थ्रू द लोकल सिस्टम। पीएफई uses the forwarding table provided by the RE. Example of transit include unicast and multicast. तो जो रास्ता था वो बनाकर दे दिया है राउटिंग इंजन ने, किसको, फॉरवर्डिंग इंजन को। फॉरवर्डिंग इंजन के पास में रास्ता है किसी पैकेट के लिए, उसने अपना अपना चार्ट निकाला, टेबल निकाला और उसके अंदर में देखा कि हाँ इसको भिजवाने के लिए डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है और उसे पता है कि रास्ता किधर है। पोर्ट नंबर 1 से आया था और पोर्ट नंबर 7 पे जाना है। जब उसे पता है ये बात तो वो क्या करेगा, सीधे उसको पोर्ट नंबर 7 के ऊपर भिजवा देगा। ठीक है, ऑलराइट। नाउ जो पैकेट फॉरवर्डिंग यूज पैकेट फॉरवर्डिंग engine uses layer 2 and layer 3 forwarding table provided by RE to forward traffic toward its destination, implement various service such as policing, stateless firewall filter and class of service। तो ये देखो ये वाली जो बात बोली इसने, ये दूसरी लाइन याद रखना है आपको। इम्प्लीमेंट वेरियस सर्विस सच एज पॉलिसिंग, स्टेटलेस फायरवॉल फिल्टरिंग एंड क्लास ऑफ सर्विस। क्योंकि ये दिमाग में रखने वाली बात है और जनरली ये दिमाग में नहीं रहती है कि ये 3 काम कौन कर रहे हैं। पॉलिसिंग, स्टेटलेस फायरवॉल फिल्टर एंड क्लास ऑफ सर्विस कौन कर रहा है, पीएफई कर रहा है। ठीक है। एक्सेप्शन ट्रैफिक में exception traffic is processed by local system. Traffic destination for local system is processed by the RE CPU. Example, routing update, telnet session, ping, trace, etc. तो क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन ट्रैफिक के अंदर में लोकल के लिए, ओके, जो मैंने पहले आपको बताया था ट्रैफिक, लोकल ट्रैफिक और ट्रांजिट ट्रैफिक, तो ट्रांजिट ट्रैफिक, लोकल और एक्सेप्शन ट्रैफिक को एक साथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन हैंडल करता है, वो आरई हैंडल करता है। मतलब अगर राउटिंग अपडेट अगर आया तो आरई जवाब देगा और जवाब लेगा। टेलनेट के लिए कोई सेशन के लिए आया तो आईपी किसी भी चीज का हो, चाहे इंटरफेस का ही क्यों ना हो, लूप बैक क्यों ना हो, कोई भी हो, उस डिब्बे का है, लोकल ट्रैफिक है, तो क्या होगा, वो उसके ऊपर काम करेगा आरई। ठीक है, पिंग ट्रेस से रिलेटेड जो है वो भी काम करेगा आरई। ट्रैफिक रिक्वायरिंग द जनरेशन ऑफ आईसीएमपी मैसेजेस, अगर किसी को आईसीएमपी मैसेजेस अगर हैंडल करना है तो ये थोड़ा एम्बिगुअस है, क्योंकि पीएफई के अंदर में भी इसकी थोड़ी सलाहियत, थोड़ी काबिलियत होती है। ओके,
तो ट्रैफिक रिक्वायर द जनरेशन ऑफ आईसीएमपी मैसेज। टीटीएल एक्सपायर्ड अगर किसी को जैसे टेलनेट पे है, सॉरी ट्रेस राउट किसी ने किया है, तो उस कंडीशन में भी लोकल आरई भेजेगा। एक्सेप्शन ट्रैफिक इज लिमिटेड लिमिट रेटेड रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ डॉस। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन ट्रैफिक के लिए रेट लिमिटिंग बिल्ट इन रहती है, क्योंकि डॉस अटैक ना हो जाए और डिब्बा कोई बिठा ना सके। तो ये, और इसको चेंज भी नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, तो दो चीज याद रखने की हो गई इसके अंदर में, तीन चीज, ट्रैफिक रिक्वायरिंग द जनरेशन ऑफ आईसीएमपी मैसेज, और ट्रैफिक डेस्टिनेशन टू लोकल सिस्टम इज प्रोसेस बाय आरई। और ये आरई और ईएफई के बीच की जो कम्युनिकेशन लिंक है, जिसको फिक्स पी वन बोलते हैं, वो उसके ऊपर रेट लिमिटिंग होती है। ओके, लोकल ट्रैफिक इज हैंडल्ड बाय कंट्रोल प्लेन एंड इंक्लूड traffic destination for or generated by the device itself. It involves management, control function, and routing protocol. Transit traffic is handled by data plane, जो फॉरवर्डिंग प्लेन उसको डेटा प्लेन भी कहते हैं, एंड includes packet passing through the device. It involves high speed forwarding based on routing and switching rules. So transit traffic is handled by data plane and include पैकेट पासिंग थ्रू द डिवाइस। इट इन्वॉल्व हाई स्पीड फॉरवर्डिंग, तो इसमें चूंकि अलग से प्लेन है, तो एफपीसी के थ्रू बहुत स्पीड से ट्रैफिक सेंड हो जाएगा। एक्सप्लेन हाउ Junos हैंडल एक्सेप्शन ट्रैफिक, व्हाट इज इट, व्हाई इट occurs, method used by Junos to manage exception traffic. ओके 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 ओके, सो एक्सेप्शन ट्रैफिक का मैंने आपको पहले बताया, ये वाला जो स्लाइड है, ओके, ये वाला जो स्लाइड है, तो इतना ही याद रखना है। एक्सेप्शन ट्रैफिक में जो लोकल के लिए होगा उसके लिए आरई, और ट्रैफिक रिक्वायर्स जनरेटिंग ऑफ आईसीएमपी मैसेज वाले के लिए आरई, और ये रेट लिमिटेड होता है। तो ये तीन चीजें हैं जो कि एक्सेप्शनल ट्रैफिक के बारे में बताई गई। वैसे तो और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि एक सेकंड रुको, मैं दिखाता हूँ आपको। ओवरऑल, ओके, OS is designed to ensure that the packets that deviate from normal forwarding path are processed effectively and correctly, allowing the network to maintain its reliability function. So that's it. यही सब था। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो है जूनोस पोर्टफोलियो, आई बिलीव, लेट्स सी, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो, ओके ठीक है, तो ये भी हम देख ही लेते हैं, हालांकि इसके कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, और बट यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसमें सबसे बेस्ट जो है, सबसे पुराना जो है, ओल्डेस्ट इज MX सीरीज, देन सॉरी M सीरीज, ये सबसे पुराना बॉक्स है। 2000 के दशक में, 2000 के स्टार्ट में ये M सीरीज जो आया था वो सबसे पहले आया। उसके बाद में फिर T सीरीज चालू हुई, तो M सीरीज जो थी वो MPLS और राउटिंग स्विचिंग ये सब काम के लिए थी। ओके, फिर इसका इसमें 40 GB, 120, 320, 160 और 320 तक के उसके अंदर में थे GBPS रेट लिमिट तक। फिर टी सीरीज आए, इट वाज 640 एंड मोर, ओके, तो ये उससे भी ज्यादा पावरफुल थे। देन केम MX सीरीज, तो MX सीरीज के साथ EX सीरीज भी इन्होंने लॉन्च करी हुई थी, तो दोज वेर द स्विचेस, स्विच के भी कैटेगरीज आ गई थी इसके अंदर में। MX सीरीज ज्यादातर आपके डेटा सेंटर के अंदर में यूज होते थे, एंड PTX इज सम एडवांस रिसेंट वाले हैं, ये लेटेस्ट में। इसके लिए एक आगे स्लाइड रखी हुई है, उसमें से बताता हूँ मैं आपको ये दो तीन चीजें। तो जो दो मैंने आपको नहीं बताया उसके बारे में, द ECX सीरीज प्रोडक्ट डिलीवर सिंप्लीफाइड एंड टू एंड प्रोविजनिंग एंड सपोर्ट लेयर 2 लेयर 3 फंक्शनलिटी विद IPM प्लेस ट्रैफिक इंजीनियरिंग
तो ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए और इसको ऑटोमेटिकली सॉल्व करने का, ऑटोमेशन करने के लिए काम में आता है। तो आजकल ये सब चीजें ऑटोमेशन और ये सब आने लगे हैं, उन सब चीजों के लिए ये नई चीजें। द एलएन सीरीज प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क राउटिंग फायरवॉल एंड, तो इट इज अ काइंड ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल के लिए पहले इनके पास में बहुत अच्छा पोर्टफोलियो था, बट दे सोल्ड इट टू चेक पॉइंट। सो अब वापस से लेके आ रहे हैं इसको, आइडियाज एंड थोड़ा बहुत छोटा मोटा। अदरवाइज स्क्रीन, आई बिलीव बीच में उसका नाम होता है स्क्रीन, और अब चेक पॉइंट है। तो ये सब उनके पास तो पहले पहले अच्छे आपने नाम सुना होगा JNCI सिक्योरिटी करके, तो सिक्योरिटी में अच्छा पोर्टफोलियो हुआ करता था इनका। बट आई आई बिलीव नाउ इट इज नॉट दैट मच। एम सीरीज जो है ये सबसे पुराना। तो एम सीरीज मल्टी सर्विस राउटर प्रोवाइड अप टू 360 जीबी ऑफ एग्रीगेट हाफ डुप्लेक्स throughput. The M series family can be deployed in both high-end enterprise and service provider environment. Basically, they were leader of service provider only. Enterprise के अंदर में तो इतने सक्सेस इनको नहीं मिली जितनी इनको सर्विस प्रोवाइडर में मिली। M series router in the number of different role include internet gateway router, WAN connectivity router, campus, and this backbone data center routing in service provider environment. The M series router operates predominantly as a मल्टी सर्विस एज राउटर। तो ये एम सीरीज जो थी जनरली एज में लगी हुई थी। ओके, और बीच में फिर टी सीरीज लगा देते हैं क्योंकि वो एमपीएलएस में और अच्छा काम करते हैं और मोर पावरफुल, मोर muscular. Okay, but you can also deploy in the small and middle core and in peering, route reflector, multicast, mobile, and blah blah. So a lot of things. Then I ये this is powerful series। MX series आया। Router provide up to 960 Gbps of aggregate half duplex throughput. The MX series family is targeted for dense dedicated access aggregation. तो aggregation पर इन्होंने MX series लगाया and provide edge services in medium and large point of presence. Large enterprise environment and service provider can leverage MX series as service router for variety of network function including Ethernet transport and aggregation, and can use them to offer a new Ethernet based service. तो ये कुछ इस तरह से था। दी PTX सर्विस पैकेट ट्रांसपोर्ट स्विच प्रोवाइड अप टू, टी से टेराबाइट होता ना, 16 टेराबाइट ऑफ स्पेसिफिक थ्रूपुट फॉर सिंगल चैसी। एक चैसी में इसमें ये देखो, ये 1 टेराबाइट भी नहीं है इसका जो मोस्ट पावरफुल MX सीरीज का। इसका जो पहला है वही PTX 16 टेराबाइट। दी PTX series family is ideal for the service provider super core and can readily adapt to today's environment changing traffic pattern of video mobility and cloud based। तो cloud based वगैरह भी लेके आ गए। ये PTX के पहले T आया हुआ था and it was MX and T के same आस पड़ोस की जनरेशन है। The T series core router provide 26 terabit of throughput. The T series family is ideal for service provider environment and is deployed within the core of those network. Okay, so now this is enough. Now this is enough. If you want to see some comparison, you go to the internet and search this thing. इसके बारे में और more detail में ये for your personal reason. In exams, there won't be a lot of things asked about this one, but definitely you should go and search for all of this series and have a look and view of this। तो उसको देखो और समझो, और कोई प्रश्न आए तो पूछो, बताओ। ऑलराइट, सो इसके बाद में मैं इसके बाद वाला जो बनाऊंगा वो रहेगा जूनो सॉफ्टवेयर CLI डेमो। तो ये CLI का सारा डेमो है। इसके बाद वाला तो ये मॉड्यूल 1 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन ये दिस इज अ लैब काइंड ऑफ सिनेरियो थिंग which I will show you in the next session. All right, then we will start this model number 2। उसको खत्म करके ही इसके साथ स्टार्ट करेंगे कि हम इसके लिए राउटर चालू करेंगे। इसको स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल गो अहेड विद मॉडल नंबर 2 द नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट। तो अगली बार हम जब मिलेंगे तो हम मॉडल 1 का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, रियल हैंड्स ऑन करेंगे। उसके बाद चूंकि हम हैंड्स ऑन करना चालू कर देंगे तो बाकी सारे जो जो भी हमको करने हैं राउटर के ऊपर में एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन करना है वो सब हम करेंगे। ऑलराइट, सो
आई टोल्ड यू कि मैं कंटिन्यूसली अपलोड करूंगा वीडियोस। तो मेरे 2 दिन लास्ट के मिस मिस हुए हैं, तो मैंने उन 2 दिनों को कवर कर दिया है। और यदि नहीं हुआ है तो अभी एक और वीडियो मैं आपके लिए डालता हूँ, वीकेंड्स पे तो डाल ही सकता हूँ एटलीस्ट। ऑलराइट। तो चूंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम है, नहीं के बराबर हैं पिछले 4 साल के अंदर में। सो इट हैज टू बी एटलीस्ट 1000-2000 तो होने ही चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने किसी बंदे को, जिसको जूनी पर समझना हो, जानना हो, उसको यह वीडियो अवश्य शेयर करेंगे। ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और गुड डे। सी यू अगेन। बाय।